क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर्स 1 और 2 के एनसीईआरटी के नोट्स। ज्योग्राफी मतलब जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ अर्थ का डिस्क्रिप्शन। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है? भाई बहुत बड़ी अर्थ है, अलग अलग जगहों पे जो डिफरेंसेस हैं उनको आप कहोगे ज्योग्राफी। लेकिन एक ही जगह पे टाइम के साथ जो डिफरेंस आ रहा है, एक ही जगह पे टाइम के साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो हिस्ट्री हो गई। ठीक। अब ज्योग्राफी को पढ़ने की दो मेन अप्रोचेज हैं, रीजनल अप्रोच और सिस्टमैटिक अप्रोच। रीजनल अप्रोच बेसिकली कार्ल रिटर फॉलो करते थे एंड सिस्टमैटिक अप्रोच हम्बोल्ट, जो हम्बोल्ट करंट आपने नाम सुना होगा, राइट। तो रीजनल अप्रोच क्या कहती है कि आपने एक रीजन पकड़ लिया, आपने एक रीजन पकड़ा एंड आपने कहा भी इस जगह की हम ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो इसकी पूरी ज्योग्राफी स्टडी करो। और दूसरी जगह पे जाओगे, वहाँ पे रेगिस्तान होगा, तो रेगिस्तान की स्टडी करो, राइट। तो जो कार्ल रिटर थे वो ये मानते थे कि पूरी पृथ्वी पे जो अलग अलग लोकेशंस हैं वो बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की तरीके से हैं, वो सब उनकी अपनी यूनिक ज्योग्राफी होती है और हर की ज्योग्राफी को अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, इसकी बिल्कुल अलग, इसकी बिल्कुल अलग, इसकी बिल्कुल अलग, राइट। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी है और ये सभी की सभी पृथ्वी पे हैं, तो इन सब में यूनिटी है, राइट। लेकिन हम्बोल्ट की अप्रोच ये नहीं थी। हम्बोल्ट की सिस्टमैटिक अप्रोच थी, जो हम लोग आजकल स्टडी करते हैं, कि आपने सपोज वेजिटेशन टाइप स्टडी करने हैं या क्लाइमेट देखने हैं कि भी कितनी तरीके के क्लाइमेट होते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशन कैसे वेरी करती है। फिर आप देखोगे अच्छा ठीक है, अब पूरी पृथ्वी पे जो है ये इक्वेटर वाला जोन है, तो यहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट होता है, तो इसलिए इस तरह की वेजिटेशन होगी। पोल्स पे जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह का क्लाइमेट होगा, तो अलग तरह की वेजिटेशन होगी। और अगर ऑल्टीट्यूड की वजह से आपको यहीं पे ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई मिल जाए, तो पोलर क्लाइमेट जैसी आपको वेजिटेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक ना। तो आप पूरी पृथ्वी को हॉलिस्टिकली देख रहे हो, ये हो गया सिस्टमैटिक अप्रोच। बस आपको नाम ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जो हम ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, कंप्यूटर कार्टोग्राफी। बताइए आपको, रिमोट सेंसिंग मतलब दूर, रिमोट मतलब दूर से सेंस करना। तो पृथ्वी पे रह के हम पृथ्वी की मेजरमेंट नहीं कर रहे, बल्कि पृथ्वी से दूर जाके पृथ्वी की मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट या एरोप्लेन्स के थ्रू, तो रिमोट सेंसिंग, राइट। उसके बाद हमें जो भी हमें डेटा मिला उसका हमने एक कंप्यूटर पे मैप बना दिया, तो हो गया कंप्यूटर कार्टोग्राफी। ये जो हमने मॉडल्स बनाए हैं कंप्यूटर के ऊपर, इनकी जब हम लेयर्स यूज करते हैं, कि एक आपने मैप बना दिया लेटेस्ट से रोड्स का, दूसरा आपने लेयर बना दी बिल्डिंग्स की, तीसरा बना दिया कि वहाँ पे ऑल्टीट्यूड कितना है, टेरेन कैसी है। जैसे कि गूगल मैप्स में आता है ना, गूगल मैप्स के अंदर ऑप्शन होते हैं कि आपने ट्रैफिक वाला ऑन करना है या सैटेलाइट व्यू देखना है, तो दैट इज ऑल जीआईएस, राइट। और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज होता है कि सरकार के कौन से एसेट्स कहाँ पे हैं, कौन सा लैंड कहाँ पे है, पाइपलाइंस कहाँ से जा रही हैं, वो सब जीआईएस मैप्स हो गए। जीपीएस आपको पता ही है, राइट। तो जीपीएस का यूज ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल जीपीएस की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कितना मूव कर रही हैं, कई सालों में कितना मूव कर रही हैं, राइट। तो पर ईयर मूवमेंट कितनी हुई, वो भी जीपीएस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जीपीएस सिस्टम्स होते हैं। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा नहीं, बचा हुआ है थोड़ा सा, सॉरी। तो इसमें क्या है, मेजर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। वैसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हल्का सा जस्ट देख लो एक बार। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपको पता है कि भी लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, है ना। और दूसरा तो ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड इन दोनों का मिश्रण कहते हैं बायो ज्योग्राफी, राइट। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या चीजें आ जाएंगी? लैंड जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट कैसा है, राइट, लैंड, क्लाइमेट। तीसरा आपका हो गया वाटर हाइड्रोलॉजी, वाटर का में सब कुछ पढ़ रहे हो आप, ओशंस वगैरह, ओशन करंट्स वगैरह। एंड फिर आप सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वही पूरा डिफाइन करता है कि ऊपर जंगल वंगल कैसे होंगे, करेक्ट। ये तो हो गया फिजिकल ज्योग्राफी। फिर अच्छा, पेडोजेनेसिस क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन के, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल कल्चरल, बड़ी ऑब्वियस सी बातें हैं, ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या पार्ट्स होते हैं कि किस जगह पे लोगों का कैसा कल्चर है, किस तरह की सोसाइटी है, क्या उनके बिलीफ सिस्टम्स हैं। दूसरा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है, माइग्रेशन होता है, सिटीज़ में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट, ये सब चीज़ें। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पढ़ते हो ना सारी चीज़ें, 12th क्लास में आएंगी।
कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ रहे थे। जैसे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पे ऑयल रिफाइनरीज क्यों हैं ज़्यादा, राइट। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डीलिमिटेशन, गेरीमैंडरिंग क्या होता है कि कोई भी स्टेट है उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज वगैरह हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट इस हिसाब से तय करती है कि उसको पता है कि भी ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन हमें वोट देती है और ये वाली हमें वोट देती है। तो कुछ इस तरह से बाउंड्री बनाई जाए कि मैक्सिमम चांसेस रहे कि दोनों जगह से हमें ज़्यादा वोट मिल पाए, हमारी जो वोट बैंक है वो दोनों तरफ से हमें ज़्यादा वोट मिले, राइट। तो दोनों तरफ हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। इसलिए कई बार कहते हैं कि वोट परसेंटेज बेशक पार्टी का कम हो लेकिन सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो उसमें गेरीमैंडरिंग जैसी चीज़ें आती हैं, राइट। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में हिस्टोरिकली दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, बिकॉज पहले जो माइग्रेशंस वगैरह होते थे वो ज्योग्राफी के हिसाब से ही होते थे। भी कोई बंदा डेजर्ट इलाके में रहता है फिर वो किसी जंगल वाले इलाके में आया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे माइग्रेशंस होते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, राइट। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ये अलग चीज़ हो गई। फिर हो गई बायोज्योग्राफी, इन दोनों का मिश्रण। तो बायोज्योग्राफी में क्या होगा, प्लांट्स की स्टडी, बायो तो प्लांट, एनिमल, एनवायरमेंट यानी कि इकोलॉजी। लेकिन जब एनवायरमेंट को हम लोग डैमेज पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से इकोलॉजी पूरी खराब हो रही है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। तो प्लांट ज्योग्राफी में हम पूरी वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जू ज्योग्राफी में एनिमल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इकोलॉजी में पूरा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड हमारी वजह से इकोसिस्टम को जो डैमेज हो रहा है वो मेनली आएगा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर। अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, अब चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। तो इनिशियली फोकस इंसानों को ये था कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई, राइट। ये अर्ली थियरीज हैं। उसके बाद मॉडर्न थियरीज में हमने कहा सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के अंदर स्टार, और स्टार्स के चारों तरफ प्लैनेट्स किस तरीके से बने, ये मॉडर्न थियरीज हैं। और उसके बाद फिर अर्थ का एवोल्यूशन दिया हुआ है कि अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर किस तरह से बने और लाइफ कैसे आई, राइट। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे अब। तो सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो जो इनिशियल हाइपोथेसिस थी कि अर्थ कैसे बनी वो थी नेबुलर हाइपोथेसिस, राइट। ये क्या कहती है, इसको दिया था इमानुएल कांत ने दिया, इसका ये प्रपोज की थी थियोरी हाइपोथेसिस, एंड लैपलेस ने इसको रिवाइज किया था। तो ये कहता है कि पहले एक रिवॉल्विंग क्लाउड था भाई, हमारा जो सन है, ठीक है ना, हमारा सन घूम रहा था, सन के चारों तरफ बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स की एक डिस्क घूम रही थी। उस डिस्क में धीरे धीरे आपस में छोटी छोटी गांठें बन गई एंड वो गांठें जो हैं फाइनली प्लैनेट्स बन गई, ठीक है। ये सबसे इनिशियल थ्योरी है, वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल थियरीज। उसके बाद ऑटो श्मिड और कार्ल विजकर ने 1950 में इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया या इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने कहा कि जो गैस का क्लाउड था ना सूरज के चारों तरफ, ये मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का बना हुआ था। इसके अंदर ये गांठें क्यों बनी, गांठें बनी फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से। कोई भी दो सैंड पार्टिकल्स हैं आपस में टकराएंगे, फ्रिक्शन होगा, चिपक जाएंगे, राइट। उसकी वजह से पूरी डिस्क बनी एंड धीरे धीरे इसमें गांठें वगैरह बन गई। एक्रीशन मतलब जैसे एक पार्टिकल है उसमें दूसरा पार्टिकल जुड़ गया, फिर एक छोटा सा पार्टिकल था उसको लेके बहुत बड़ा पार्टिकल वो भी इससे जुड़ जाएगा, टिक जाएगा इनके साथ में, तो धीरे धीरे एक्रीशन हो जाएगा। मॉडर्न थियरीज, ये तो हो गई अर्ली थियरी। मॉडर्न थियरी क्या कहती है, बिग बैंग से शुरू होती है कि बहुत पहले एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ जिससे हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ। कब हुआ धमाका, 13.7 बिलियन ईयर्स हो। कितना हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स हो, ये हुआ करीब 1370 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक है। 1300 करोड़ साल पहले धमाका हुआ था। जो छोटा सा डॉट था जिसको हम कहते हैं कि जिसमें धमाका हुआ पूरा यूनिवर्स बना, उस सिंगल डॉट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। पूरा यूनिवर्स एक सिंगुलर डॉट के तरीके से था। 1920 में एडविन हबल ने ये प्रूफ दिया, साइंटिफिक प्रूफ दिया कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अगर सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो फिर ये बलून वाला यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ट बैठता है कि अगर एक बलून के ऊपर परत पे सारी गैलेक्सीज हैं तो ऑब्वियसली अगर बलून एक्सपैंड हो रहा है तो तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर कैसे जा रही हैं। तो अब यहाँ पे कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है बट ठीक है, इसको पढ़ लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो
कि जब एक्सप्लोजन हुआ उसके 3 मिनट के बाद पहले एटम बनने शुरू हुए, फिर जब एटम्स बनेंगे उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, एटम्स आपस में जुड़ेंगे, रिएक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसके बाद बड़े बड़े पार्टिकल्स बनेंगे। तो जो एटम बना पहला वो बना 3 मिनट के बाद, और जो एटॉमिक मैटर है प्रॉपर, मैटर बनने का मतलब हुआ कि आपके साइजेबल स्केल पे, बड़े स्केल पे मॉलिक्यूल्स वगैरह बन चुके हैं एंड उनसे बड़े बड़े एलिमेंट्स बन चुके हैं, राइट। तो अब सोचो कहीं पे बहुत छोटे छोटे डॉट थे एंड अगर वो आपस में जुड़ के अब कुछ मैटर बना रहे हैं तो खाली जगह बच जाएगी यहाँ पे। तो खाली जगह बचेगी, उससे क्या होगा कि यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यूनिवर्स में बहुत सारी खाली जगह हो गई, ठीक है ना। भाई एक छोटे से डॉट में जितना सामान था, अगर एक छोटे से डॉट का सामान बहुत सारी जगह फैल जाएगा तो उनके बीच में स्पेस तो बचेगा ना। तो इसलिए हमें लगता है कि यूनिवर्स पूरा का पूरा खाली लगता है हमें, राइट। और 3 लाख साल बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर भी काफी कम हो गया था, सिर्फ 4500 केल्विन तक, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट कंपेयर टू द इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम था ये। अब ये बलून वाला एग्जाम्पल आपने हर जगह पढ़ा हुआ है ना, कि एक बलून है, छोटा सा ऐसे बलून है, उसके बाद डॉट लगा दो स्केच पेन से और फिर उसको फुलाओ, तो जैसे बलून बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखेगा इसमें डॉट्स एक दूसरे से दूर चलेगा। इसी तरह से यूनिवर्स फूल गया है और ये डॉट्स हमारी गैलेक्सीज की तरीके से हैं जो एक दूसरे से दूर चली गई। लेकिन एनसीईआरटी में ये भी बताया हुआ है कि ये एग्जाम्पल ठीक क्यों नहीं है। ये एग्जाम्पल इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जब बलून को फुलाओगे तो जो छोटा सा डॉट लगाया था ना आपने, एक्सपैंड होने के बाद वो छोटा सा डॉट काफी बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा डॉट हो जाएगा, यानी कि जो छोटी छोटी गैलेक्सी थी वो भी बड़ी हो गई। बट एक्चुअली गैलेक्सीज बड़ी नहीं होती हैं, गैलेक्सी का साइज फिक्स रहता है, ठीक है ना। यानी कि डॉट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बेशक, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन डॉट्स के साइज बड़े नहीं होने चाहिए, यानी कि गैलेक्सीज का साइज नहीं बड़ा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बलून का जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, ये छोटा सा। उसका तरीका क्या है, जो छोटा सा बलून होगा ना उसमें आप कुछ चीजें पेस्ट कर दो, जैसे छोटे छोटे क्रेयॉन्स या छोटे से स्पार्कल्स होते हैं, स्पार्कल्स पेस्ट कर दो, तो जब बलून को फुलाओगे तो स्पार्कल्स बड़े नहीं होंगे उस साइज में, ठीक है। ये जो बिग बैंग थियरी है ये पिछले लेटर से 50 60 या 100 सालों में ही ठीक से डेवलप हुई है, और उस समय कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट थे भी नहीं, सिर्फ थियरीज थी। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस सारे डेटा के बेसिस पे भी बिग बैंग थियरी लगभग पूरी तरीके से ठीक बैठती है। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती बट मोस्टली ये एक्सप्लेन कर देती है चीज़ों को, ऑब्जर्वेशंस को हमारी। बट क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट थियरी है इसमें भी काफ़ी रिविजन्स हो सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, ये जो चीज़ है ना 3 मिनट 3 लाख साल, ये कोई मतलब बेबुनियाद सी चीज़ है। बेबुनियाद क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा आपने। तो स्टीफन हॉकिंग ने किताब लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो बताते हैं कि अगर कोई ये पूछे कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग से पहले क्या था, तो ये सवाल ही वैलिड नहीं है। सवाल वैलिड नहीं है, हाँ सवाल वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो टाइम है, भाई अगर आपने पूछा कि सर इससे पहले क्या था, तो पहले का मतलब टाइम की बात कर रहे हो, है ना। लेकिन टाइम एक डायमेंशन है और इस डायमेंशन का जन्म बिग बैंग के साथ में हुआ था। तो क्योंकि बिग बैंग के साथ टाइम शुरू हुआ, तो ये पूछना कि उससे पहले क्या था, ये अपने आप में बेबुनियाद सवाल है। मतलब काफी डीप बात है ये, ठीक है ना। आप ही पूछो कि सर ये जो डॉट था बिग बैंग वाला, सिंगुलैरिटी थी, सर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, 100 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था। अब ये क्वेश्चन ही बेबुनियाद है, क्योंकि डायमेंशंस का जन्म लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टाइम, ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका जन्म ही बिग बैंग के साथ में हुआ। तो फिर ऑब्वियसली ये कोई ज़्यादा अच्छी थियरी नहीं लगती है सुनने में एक बार को, लेकिन फिलहाल यही थियरी है जो मैक्सिमम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेन कर पा रही है। 50 60 साल बाद जब तक आप लोग अपनी जीवन काफ़ी जी चुके होंगे, उस टाइम तक शायद कुछ और नई थियरीज आ जाएंगी। एनीवेज, तो हॉयल ने भी एक थियरी दी, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स हर टाइम पे एक जैसा ही रहता है, इसमें कोई बिग बैंग वगैरह नहीं हुआ, कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। हालांकि ये थियरी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। चलो यूनिवर्स बन गया, ठीक है। अब गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो गैलेक्सीज खुद किस चीज की बनी हुई है, गैलेक्सीज का जन्म कैसे हुआ। तो शुरू में जो छोटा सा मैटर था, और मैटर जब दूर गया एक दूसरे से, तो उसमें कुछ गैस के क्लाउड्स थे। वो गैस के क्लाउड्स बाद में जाके गैलेक्सीज बने, ठीक है। तो जो गैस के क्लाउड्स थे उनको बोलते हैं नेब्यूला, ठीक है ना।
नेबुला। और जो मैंने ऊपर शब्द यूज किया था नेबुला, कि सन है, सन के चारों तरफ गैस का क्लाउड था, उसको जनरली बोलते हैं सोलर नेबुला जनरली। ठीक है, कि स्टार के आसपास जो नेबुला था। फिलहाल हम बात करेंगे गैलेक्सी कैसे बनी। तो बहुत बड़ा एक क्लाउड था हाइड्रोजन गैस का, जिसको नेबुला बोलते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी गांठें बन गई, राइट। वो जो गांठें बनी, अल्टीमेटली वो गांठें बन गई स्टार्स। और स्टार के आसपास जो धुआं था, क्लाउड था, उनमें गांठें बनी तो प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, तो गैलेक्सीज का साइज कितना होता है? जनरली 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स। लाइट ईयर मतलब लाइट एक साल में कितनी दूर जाएगी। तो अगर कोई गैलेक्सी है, उसके एक कोने से आपने लाइट फ्लैश करी, तो दूसरे कोने तक लाइट कब जाएगी, पहुंचेगी? 1.5 लाख साल बाद। पृथ्वी पे 1.5 लाख साल पहले क्या था, हमें वो नहीं पता। और यहाँ पे लाइट जो सबसे फास्टेस्ट चीज है यूनिवर्स की, वो पहुंचेगी 1.5 लाख साल बाद। ठीक है, तो इतनी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। तो अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3 लाख मान लो उसको, एक सेकंड के लिए 3 लाख मान लो। तो यानी कि लाइट को एक सेकंड लगेगा जाने में, एक सेकंड लगेगा आने में। ओके। और सन हमसे कितना दूर है? सन हमसे करीब 8 लाइट मिनट्स दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्लैनेट्स कैसे बनी? तो बताया ना कि बीच में सन है, और सन के चारों तरफ जो गैस क्लाउड था, उसमें बीच में गांठें बन गई, जिससे कि प्लैनेट्स बन गई, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, दो टर्म्स यहाँ पे आती हैं, कोहेजन और एक्रीजन। इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं जाएगा, बट फिर आपको एक छोटी बात समझा देता हूँ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। कोहेजन जो है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, बहुत ही ज्यादा छोटे स्केल पे होता है। एक्रीजन बड़े स्केल पे होता है। देखो एग्जांपल के तौर पे ले लो, आपके घर में दीवार है, आसपास देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो दीवार दिख रही है आपको, उस दीवार पे 100% श्योर कि कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, राइट। अब आप ये पूछोगे पूछोगे कि सर हवा में यहाँ पे जो डस्ट घूम रही थी, क्या दीवार की ग्रेविटी ने उस डस्ट पार्टिकल को खींच लिया अपनी तरफ, इसलिए वो डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं दीवार से? नहीं, दीवार की अपनी ग्रेविटी तो बहुत कम है, अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो डस्ट पार्टिकल तो नीचे अर्थ पे गिर जाना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरे में हवा है। दूसरी बात, वो डस्ट पार्टिकल दीवार से इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ही वीक मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया है। ये अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत ही छोटे से स्केल पे, राइट। उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटी सी अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, डस्ट पार्टिकल और वॉल के बीच में। इसलिए कोहेजन की वजह से वो आपस में चिपके हुए हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि यहां पे जब इस बहुत सारी गैस थी ना, तो गैस में बहुत छोटे छोटे डस्ट के कण थे, छोटे छोटे डॉट थे। वो डॉट आपस में जो चिपके इनिशियली, तो इनिशियली चिपकने का रीजन था कोहेजन। जब इस तरह से वो डॉट्स चिपकते रहे आपस में, कोहेजन होता रहा और कोई बड़ा सा डॉट बन गया, बड़ा सा ऑब्जेक्ट बन गया, रिलेटिवली थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसकी अपनी ग्रेविटी बन गई। अब उसकी ग्रेविटी की वजह से बाकी पार्टिकल्स आएंगे और इससे जुड़ेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एक्रीशन। कि अब ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल्स आके इससे चिपक रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसके साथ रहेंगे हमेशा, ग्रेविटी की वजह से दूर नहीं जा पाएंगे, दिस इज एक्रीशन। इस तरह से उस ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता रहेगा, और वो प्लैनेट बन गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया कोहेजन और एक्रीशन के बीच में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं? छोटी सी प्लैनेट, पता है ना, बहुत ही छोटे से डस्ट पार्टिकल थे, डस्ट पार्टिकल से बड़ी ऑब्जेक्ट बने, उन ऑब्जेक्ट से प्लैनेटेसिमल्स बने, यानी कि बहुत छोटी प्लैनेट बनी, उनमें और एक्रीशन से और सामान आता रहा, जुड़ता रहा, तो फाइनली फिर प्लैनेट्स बन गई। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने यहां तक पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स तक हमने पढ़ लिया। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर ये चीजें कैसे बनी, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ में लिथोस्फीयर कैसे बना? भाई अर्थ पहले बहुत ज्यादा गर्म थी, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अपने हाथों को रब करो, एक मिनट वीडियो पॉज करो, हाथों को रब करो, गर्म हो गए। अब सोचो इतने बड़े स्केल पे अगर चीजें आपस में आ रही हैं, टकरा रही हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली गर्मी पैदा होगी ना वहां पे।
तो इसलिए जो भी प्लैनेट्स फॉर्म हुई थी वो सभी प्लैनेट्स बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए अर्थ का कोर भी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, राइट। तो अर्थ इनिशियली एक बैरन रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर बहुत ही हल्का सा एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन हीलियम का ही क्यों था, हमने क्या बताया, ये जो नेबुला है, जो गैस का क्लाउड था, उसमें नॉर्मली हाइड्रोजन हीलियम ही था ना। तो अगर हाइड्रोजन हीलियम है और डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल आपस में मिलते रहे ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो जो आप आसपास के हाइड्रोजन और हीलियम है वो उसकी ग्रेविटी की वजह से यहीं पे अट्रैक्ट होगी ना, है ना। तो इसलिए हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर था यहाँ पे। एक बात बताओ, जैसे लिट्टी चोखा खाते हो तो लिट्टी चोखा में क्या होता है, पूरा अच्छे से गर्म हो जाता है, लेकिन जो बाहर वाला सरफेस है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना। तो जब तोड़ोगे तो अंदर से गर्मा गर्म निकलता है। ऐसे ही ब्रेड पकौड़ा, बाहर से ठंडा, तोड़ोगे अंदर से गर्मा गर्म निकलता है। ऐसी हमारी अर्थ है कि ऊपर वाली लेयर थोड़ा जल्दी ठंडी हो गई। जब वो ठंडी हुई, धीरे धीरे अर्थ की कंडीशन ऐसी बनी कि हम लोग इंसान यहाँ पे रह रहे हैं, और धीरे धीरे अंदर से भी ठंडी हो जाएगी, तो अर्थ अलग ही बन जाएगी कुछ और बिलियन ईयर्स के अंदर, राइट। तो इंसान पृथ्वी पे बहुत ही छोटे टाइम के लिए आए हैं, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए। तो जो पहला था, पहला क्या, एक सेकंड, ठीक है, हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनिशियली अर्थ ऐसी थी, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल अर्थ। ये अपने आप गर्म थी। इसके बाद एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आया, अर्थ से टकराया, और अर्थ का एक टुकड़ा अलग जाके अर्थ के चारों तरफ घूमने लग गया, वो बन गया मून, राइट। तो ये जब टकराया ऑब्जेक्ट और अर्थ में मिल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हुआ होगा, तो उससे और गर्मी आ गई। तो जब इतनी ज्यादा गर्मी आ गई, तो अर्थ के अंदर जितने भी मेटल्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स, जो भी चीज थी, वो काफी लिक्विड फॉर्म में थे, काफी गर्म फॉर्म में थे। और नॉर्मली क्या होता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है तो क्या होगा, जो डेंसर चीज होंगी नीचे की तरफ रहेंगी और लाइटर चीज ऊपर की तरफ। तो इसीलिए अर्थ के कोर में मैक्सिमम हैवी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन मोस्टली, ठीक है ना। और जैसे जैसे ऊपर आओगे रिलेटिवली इनकी डेंसिटी कम होती रहती है। अब आप ये कहोगे, लेकिन सर टॉप लेयर में भी तो आयरन पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि भगवान ने कोई एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी तो है नहीं, भगवान ने हर चीज बिल्कुल परफेक्टली बनाई है, नाप तोल के। फैक्ट्री में बनी है प्लैनेट्स, फैक्ट्री में तो नहीं बनी ना। तो जब यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल थे और ये परफेक्ट लिक्विड नहीं था, सेमी लिक्विड टाइप में था, तो कुछ चीजें नीचे जा रही थी, कुछ चीजें ऊपर आ रही थी, तो ब्रॉडली लेयर्स तो बन गई हैं, लेकिन उन लेयर्स में एकदम परफेक्शन नहीं है कि ये एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो ये एलिमेंट फिर यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट भी तो हो रही है, अंदर करंट्स भी तो चल रहे हैं इस तरीके से, तो उसी की मिक्सिंग भी होती रहती है, ठीक है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कई लोग ना जो फ्रेशर्स होते हैं उनको डाउट आते हैं इस तरह के छोटे छोटे, कि सर ये चीज अंदर है तो बाहर कैसे आ गई वगैरह वगैरह। दूसरा क्या होता है, हमने बोल दिया आयरन अंदर है बहुत ज्यादा, अर्थ के सेंटर में काफी आयरन है, तो मे बी वो प्योर आयरन हो या काफी मिक्स्ड फॉर्म में हो, लेकिन अर्थ के सर्फेस पे जो आयरन है वो काफी मिक्स्ड फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में नहीं है, अलग अलग ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, आयरन ऑक्साइड वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। तो ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर बना डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, अर्थ में जो लेयर्स बनी हुई हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। ओके, तो इस तरह की फिर ये लेयर्स वगैरह बन गई अर्थ के अंदर। अब है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर कैसे बना अर्थ का, तो हमने ये पढ़ा कि फ्रिक्शन से, एक्यूमुलेशन से, ग्रेविटेशन से अल्टीमेटली एक रॉक बन गया, हाइड्रोजन हीलियम इसके पास आ गई, लेकिन सूरज की जो सोलर विंड्स आती हैं उसकी वजह से ये जो एटमॉस्फेयर था, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, ये पूरा लूज हो गया, ये पूरा यहाँ से उड़ गया, राइट। आप अगर फूंक मारते हो पकोड़े के ऊपर, ठीक है ना, तो ऊपर की हवा चली जाती ना बाहर, फिर क्या होता है, धीरे धीरे पकोड़ा टूटेगा, क्रैक आएंगे, आप तोड़ोगे उसको, तो उसके अंदर से गैसेस, धुआं बाहर निकलता है। तो वही हमारे अर्थ में हुआ, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो अर्थ के ऊपर जो भी क्रैक्स आए, फुंसी बनी, उन फुंसियों से, वोल्केनोज वगैरह से, क्रैक से बहुत सारी गैसेस बाहर निकली, धुआं बाहर निकल रहा है अर्थ से। दिस इज द सेकंड स्टेज। पहली स्टेज थी स्ट्रिपिंग, कि ऊपर की सारी गैसेस स्ट्रिप हो गई। सेकंड स्टेज है कूलिंग, अर्थ का, अब अर्थ ठंडी हो रही है, तो अर्थ के अंदर की गर्मी की वजह से जो धुआं है, यानी कि जो गैसेज हैं, वो बाहर आ रही हैं। आपने इसमें नोट क्या करना है कि ये जो डी गैसिंग वाला प्रोसेस हुआ, इस डी गैसिंग वाले प्रोसेस के अंदर काफी सारी गैसेज और वाटर वेपर बाहर आया था, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम बाहर आई थी, ऑक्सीजन बहुत कम बाहर आई थी उससे, राइट। लेकिन वाटर वेपर बहुत बाहर आया था। अब जब वाटर वेपर बाहर आया एटमॉस्फेयर में, तो वाटर वेपर क्या करेगा, एकदम गर्मा गर्म था जब बाहर आया, ऊपर जाएगा ऑल्टीट्यूड पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा,
ठंड हो जाती है ना, बिकॉज सूरज की रोशनी आती है, अर्थ का सरफेस गर्म होता है, जैसे जैसे वापस ऊपर जाती है तो ऊपर ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम हो जाता है, राइट। जब टेम्परेचर कम होगा पानी का तो पानी कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होगा तो बारिश होगी। अब अगर मान लो सड़क है, इस तरह से गड्ढा है, तो और बारिश हो रही है तो पानी कहाँ भरेगा, इस गड्ढे में भरेगा ना पानी, यानी कि ये बन गए हमारे ओशियंस। ठीक है, इस तरह से हमारे ओशियंस बन गए। ठीक, ये बन गए ओशियंस। ये ओशियंस की फॉर्मेशन कब हुई थी, करीब 400 करोड़ साल पहले अप्रोक्सीमेटली, राइट। दूसरी बात ये कि अर्थ काफी गर्म थी, राइट, CO2 बहाने के लिए अर्थ काफी गर्म थी। CO2 क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। अब जब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में आया और वो पानी बरसा नीचे, तो उस पानी में थोड़ी बहुत CO2 भी डिजोल्व होने लग गई, यानी कि एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग गई। अब अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो जितना ही पहले गर्म करके रखती थी एटमॉस्फेयर को, उतना गर्म नहीं रख पाएगी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, यानी कि एटमॉस्फेयर और ज्यादा ठंडा हो गया, तो और ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस होगा, है ना, और जितना ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस होगा, बारिश होगी, उतना ज्यादा CO2 डिजोल्व होगी। तो ये एक तरह का लूप बन गया, एक तरह की साइकिल बन गई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वाटर वेपर डिसॉल्व वो कंडेंस होता रहा और इतने सारे तभी ओशंस बन गए। ये 1-2 साल की बात नहीं थी, हजारों सालों तक, लाखों साल तक बारिश होती रही, तब ये ओशंस बने हैं। तीसरी स्टेज आती है मॉडिफिकेशन। हमने ये कहा था कि डी गैसिंग के प्रोसेस में जो गैसेस बाहर निकली उसमें ऑक्सीजन बहुत कम निकली थी, वाटर वेपर वगैरह काफी थी लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम निकली थी बाहर। तो ये ऑक्सीजन किसने बनाई, फोटोसिंथेसिस ने। तो करीब 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे लाइफ बननी शुरू हुई। उस लाइफ ने बाद में फिर फोटोसिंथेसिस किया, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, CO2 एब्जॉर्ब करी और ज्यादा हमने, और ऑक्सीजन छोड़ी, जिसकी वजह से अब अल्टीमेटली हमारा एटमॉस्फेयर बन पाया जैसा हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई, 380 करोड़ साल पहले, राइट। हमें कैसे पता, सर आपके कैमरे लेके खड़े हुए थे वहां पे। भाई कैमरा लेके नहीं खड़ा था, लेकिन एक चीज होती है, इसको बोलते हैं साइंस, राइट। तो साइंस में क्या देखते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं एंड उनको साइंटिफिक रीजन देते हैं। साइंटिफिक रीजन और नॉन साइंटिफिक रीजन में क्या फर्क होता है, साइंटिफिक रीजन मतलब, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसको हर कोई वेरीफाई कर पाए। अगर आप एक बहुत पुराना पत्थर देखोगे, उस पत्थर के अंदर आपको फॉसिल्स मिलेंगे, उन फॉसिल्स को स्टडी करके आप बता सकते हो कार्बन डेटिंग वगैरह करके कितना पुराना है ना। तो कार्बन डेटिंग मैं करूं या आप करो या कोई और करे, आंसर तो वही आ रहा है सबके लिए सेम, तो दैट इज साइंटिफिक। लेकिन अगर आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना के बता रहे हो कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, तब ये चीज बनी है, तो यू कैनॉट प्रूव दैट, एंड हर कोई इस पर एग्री नहीं करेगा ना। तो एक्सपेरिमेंट कोई भी हो, कार्बन डेटिंग का एक्सपेरिमेंट इंडिया में हो या यूएसए में हो, रिजल्ट दोनों का बिल्कुल सेम आएगा, इसलिए बोलते हैं साइंटिफिक। तो जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस सारी नॉलेज का सोर्स क्या है, जो हमने इतने सारे क्लेम्स करे हैं, सोर्स है हमारे फॉसिल्स, राइट। फॉसिल्स क्या होते हैं, बेसिकली रॉक्स के अंदर जो लाइफ हमेशा के लिए जमा हो गई, जैसे मम्मीफाई हो गई नेचुरली, राइट। पत्थर तोड़ो, पत्थर के अंदर से आपको जीव जंतु मिल रहे हैं, बैक्टीरिया मिल रहा है, उसकी स्टडी करो, पता चलेगा कितना पुराना है। जब ये मरा था तो तब इसके मरने में और आज तक इसको कितना टाइम हो चुका। तो इनिशियली लाइफ कैसे बेगन हुई थी, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए थे जिनकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। उन मॉलिक्यूल्स की खास बात ये थी कि वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर कोई चीज खुद को मल्टीप्लाई कर रही है तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि इनएनिमेट मैटर, मृत मैटर में जान आ गई, वो खुद को मल्टीप्लाई कर पा रहा था अब, राइट। ओके, 300 करोड़ साल पुराने भी से भी पुराने हमें कुछ ब्लू एल्गी मिले हुए हैं, राइट। तो इस तरह से सबसे पहले ओशंस वगैरह में जो है लाइफ शुरू हुई थी और धीरे धीरे लैंड पे आई, फोटोसिंथेसिस वगैरह हुआ, राइट। इसको कहते हैं एबायोजेनेसिस, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जस्ट रिवीजन के लिए 1370, 1300 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, 500 करोड़ साल पहले स्टार्स बनने शुरू हुए, 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बनी, 400 करोड़ साल पहले ओशंस बने, 380 करोड़ साल पहले ओशंस बनने के बाद फटाफट वहां पे सिर्फ 20 करोड़ साल में, कितने छोटे थे ना, 20 करोड़ साल, 20 करोड़ साल में वहां पे लाइफ आनी शुरू हो गई। वो लाइफ अगले कुछ सालों में इंटेलिजेंट लाइफ बनी, मतलब सिंपल सी बात है, नॉट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट यस लाइफ बनी। एंड वो पेड़ पौधे वगैरह बने, छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स वगैरह बने, उनमें फोटोसिंथेसिस हुआ। उस फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आने लग गई।
सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर 1 एंड 2। बहुत जल्द चैप्टर 3 की भी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू।